हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते ट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग चैप्टर 3 धारा विद्युत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, जिसकी दोस्तों आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल आपको तो बहुत याद आते हैं, बहुत आपको टफ़ लगते हैं। उस टफ़ को आज इजी बनाते हैं। दोस्तों आज की शानदार क्लास में हम सभी लोग कम से कम 10 से 11 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये दोस्तों हमने कम किया हुआ है, इसको और कम मत करना। कम से कम 10 से 11 न्यूमेरिकल दोस्तों अभी इस पार्ट 1 वीडियो में। इसके बाद न्यूमेरिकल की एक और वीडियो आएगी जिसमें हम सभी लोग किरचॉफ की जो नियम है उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जिसके आने की ज़्यादा चांसेस है, वो क्वेश्चंस करेंगे। यानी दोस्तों मिला जुला करके आपको धारा विद्युत की 2 वीडियो मिलने वाली हैं और 2 वीडियो में मिला जुला करके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस कर लेंगे। और 15 से 20 क्वेश्चन का दोस्तों जो कलेक्शन रहेगा, बता रहा हूँ ना, वो कलेक्शन आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण होगा। दोस्तों थ्योरी की हमने कितनी वीडियो दी आपको? इस 3 वीडियो दिया ना, थ्योरी का शायद 2 या 3 वीडियो, दो वीडियो दिया है। थ्योरी का जो हमने 2 वीडियो दिया है धारा विद्युत का और 2 वीडियो न्यूमेरिकल पर, यानी टोटल इस चैप्टर के 4 वीडियो आपको मिल रहे हैं। और चारों वीडियो को अगर आप देखोगे 1 घंटे की है, यानी टोटल ये चैप्टर 3-4 घंटे पढ़ लो तो आपका चैप्टर खलास। और 3-4 घंटे में आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ एकदम जीरो से पढ़ाता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। ये नहीं कि हाँ ये चीज़ें हैं केवल उसी फोकस करो, ये नहीं दोस्तों करता। मैं जानता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा बेस कमज़ोर है, तो हम चीज़ों को एकदम जीरो से लेके चलते। अभी न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल बताते समय जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आएगी उसको फिर से बताएंगे, ताकि उसी बहाने आपके क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 से 11 क्वेश्चन हैं। आप क्या करिए कि इन्हीं 10 से 11 क्वेश्चंस को एक जगह पे रखिए और इन्हीं को पहले प्रैक्टिस करिए। इनको प्रैक्टिस करने के बाद फिर पीवाईक्यू लगाइए। पहले इनको, उसके बाद पीवाईक्यू, ठीक ना? तब जाके आप पीवाईक्यू के सामने टिक पाएंगे, वरना पीवाईक्यू के सामने उड़ जाएंगे। तो उड़ना नहीं है दोस्तों, लगा करके जब अपने पास हथियार मजबूत होता है तो युद्ध में लड़ने जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ठहरने की पता रहता है कि हाँ भाई यहाँ कुछ देर तक लड़ाई रहेगी। अब पता कुछ है ही नहीं है, सामने वाला ठकाठक उड़ा दिया, तो अपने को ठकाठक उड़ना नहीं है, मजबूत होके चलना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। दोस्तों पहला न्यूमेरिकल जो देखो कितना प्यारा न्यूमेरिकल है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब है। ठीक ना दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एकदम इसको हल्के में नहीं लेना है, और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही कराऊंगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपको पीवाईक्यू ही करा रहा हूँ, और पीवाईक्यू में जो आपके देखेंगे जो नया वाला पीवाईक्यू आपको मिलेगा उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलती नजर आएंगी। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर, ये दोस्तों त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या आगे त्रिज्या लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ आर कितना दिया हुआ, 5 × 10⁻11 मीटर, 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग, वेलोसिटी दिया दोस्तों वी कितना दिया, 2.2 × 10⁻6, 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करता है, ये भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन दोस्तों गति करेगा, इलेक्ट्रॉन की गति से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसीलिए वैद्युत धारा की डिफिनीशन है आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक ना? तो यहाँ दोस्तों अपने क्या पूछा हुआ है, आई पूछ रहा है कि आई क्या होगा, आई क्या होगा। अब दोस्तों आई को निकालने के लिए, अब यहाँ पे आई को निकालने के लिए आई का जो एकदम बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आई का एकदम बेसिक फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि I = होता है Q/T, होता है ना। ये आपको याद करना था, ये मैं आपको ये याद कराया हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल लगाने के लिए थोड़ा सा अलग तो करेगा, ऐसा नहीं क्यों दे देगा टी दे देगा आई निकाल लो, तब तो भैया ऐसे बच्चा बच्चा कर लेगा ना। आपका दिमाग कब खुलेगा, आप कब थोड़ा इधर उधर सोच करके क्वेश्चन लगाओगे, ये आपको न्यूमेरिकल करवाता है। थ्योरी में देखो ये बातें नहीं आई थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जब दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा कर लेगा उसके टाइम को बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस सर्कल का एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा उसको बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल टी और आवेश का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्यों की जगह पे लिखेंगे ई और इस टाइम की जगह पे लिखेंगे टाइम पीरियड। बताओ इस चीज़ को कैसे इसमें कन्वर्ट किया गया। आवेश का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन और सर्कल में चल रहा है तो एक चक्कर पूरा कर लेगा उसके टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। अब बताओ दोस्तों यहाँ पे टी दिया नहीं दिया है, अब टाइम को चेंज करेंगे। समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, और एक चक्कर पूरा करेगा उसका दूरी हो जाएगा 2 पाई आर और चाल हो जाएगा वी। तो मैं टी की जगह पे ये बात लिखूं तो आई इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा ई अपान टी के प्लेस पर 2 पाई आर अपान वी, और ये वी चला जाएगा ऊपरा। तो आई इक्वल टू ई वी अपान 2 पाई आर। दोस्तों ये देखो फार्मूला बन गया है, और इस फार्मूले को कभी कभी आपको ई की जगह पे क्यों याद कर लेते हैं लोग, क्यू वी अपान 2 पाई आर। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये फार्मूला मत याद करो, आप ये फार्मूला मत याद करो, आप सिर्फ ये याद करो कि आई इक्वल टू क्यू अपान टी सर्कल का होता है। चार्ज पहली बात तो चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और टाइम एक टाइम भाई ये सबको पता है यार आवर्तकाल हो जाता है। बस समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फार्मूला आपको जमाने से याद है। बस दोस्तों वैल्यू रखो यहाँ पे, अब ये वैल्यू रख करके सॉल्व करना आपका काम है भैया, आपका काम है ये। दोस्तों आई इक्वल टू ई की जगह पे क्या रखोगे, ए दशमलव 6 गुणे 10 की घाते -19। वी की जगह पे क्या रखोगे 2.2 गुणे 10 की घाते 6 बट्टे 2। पाई की जगह पे 3.14 रखो या 22/7 रखो, 22/7 रखो, 22 कट जाएगा। पाई की जगह पे क्या रख दो 22/7 ताकि 22 कट जाए, 22/7 गुणे आर की जगह पे 5 गुणे 10 की घाते -11। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मैं आंसर डायरेक्टली दे रहा हूँ 1.12 मिली एम्पियर। यहाँ पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद 1.12 मिली एम्पियर आंसर आएगा। दोस्तों मेरा काम इसको सॉल्व करना सिखाना नहीं है, मेरा काम दोस्तों आपको गिवन लिख करके कैसे पता चलेगा कि ये इस फार्मूले से इस फार्मूले में जाना है, फार्मूले को कम से कम कैसे हम लोग रटें और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ऐड कर सके। अब दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिखता आप सोचते सर ये फार्मूला कैसे हुआ। दोस्तों ये फार्मूला हम लोग जल्दी या ज़्यादातर याद नहीं कर सकते, और याद होता भी नहीं है, उसी का याद होता है जो बार बार प्रैक्टिस कर रखा है। तो हमने नहीं प्रैक्टिस कर रखा, लेकिन हमने तो ये तो कक्षा 10 से सीखा है ना, ये तो हमारा कक्षा 10 का फार्मूला है, कोई 11th का फार्मूला तो 12th का फार्मूला तो है नहीं। बस ऐसे दोस्तों बाकी वैल्यू आपको लिखने आता है, वैल्यू लिख करके सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद देखिए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है चलो भाई आज का पहला क्वेश्चन हो गया, बढ़िया मजा आ गया ना। चलो भाई अब दोस्तों आते हैं हम लोग आज के दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है आज के दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते भाई। दूसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है, एक बार उसको आप लोग पढ़िए पहले, ठीक ना, एक बार पढ़ के देखिए क्या इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो या नहीं। एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई किया करो, क्वेश्चंस आता है तो एक बार ज़रूर अपने आप से ट्राई करने का पूरा प्रयास किया करें। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों ये एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो बस फार्मूला याद हो जाए यहाँ पे। तो मैं 3 फार्मूले बता रहा हूँ, एक तो दोस्तों लंबाई के रिस्पेक्ट में, एक लंबाई के रिस्पेक्ट में और एक क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में, एक लंबाई के रिस्पेक्ट में, एक रेडियस के रिस्पेक्ट में और एक होता है एरिया के रिस्पेक्ट में। ठीक ना, लंबाई के रिस्पेक्ट में और त्रिज्या के रिस्पेक्ट में और एरिया के रिस्पेक्ट में 3 फार्मूले होते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो लंबाई के रिस्पेक्ट में आते हैं। वह फार्मूला होता है R1/R2 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला है, ठीक ना, जहाँ पे R1 क्या है प्रारंभिक प्रतिरोध, R2 क्या है तार को खींचने के बाद का प्रतिरोध,
L2 जब तार को खींचा गया उसकी लंबाई कितनी गुना बढ़ गई, वो है L1 प्रारंभिक लंबाई है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, यानी R1 की जगह पे दोस्तों क्या दिया है, R दिया है। उसके बाद यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें, इसकी लंबाई प्रारंभिक जो L2 है, L2 कितना खींचा गया, अब खींचकर कितना कर दिया गया है, जो प्रारंभिक लंबाई L है उसका n गुना कर दिया गया है। प्रारंभिक लंबाई मान लो L1 का n गुना कर दिया गया है, किसको, L2 को कर दे तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी R2 दोस्तों आपसे क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला सामने आपके R1, इसको याद करना है आपको, R1/R2 इक्वल टू L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से R1 की जगह पे आप R1 जगह पे R लिख दो, R1 जगह पे क्या है R, R2 आपको निकालना है, L2 जगह पे आप NL1 या NL लिख सकते हो या NL1 लिख दो, NL1 अपान L1 का होल स्क्वायर, L1 कट जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ से R अपान R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N स्क्वायर। तो R2 इक्वल टू आ जाएगा R अपान N स्क्वायर। फार्मूला लगता है हमने उल्टा कर दिया क्या, फार्मूला दोस्तों हमने लगता है उल्टा कर दिया, ये N स्क्वायर R आ जाएगा। इसका मतलब ये फार्मूला अपना हो जाएगा L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। देखो ये मुझे भी कन्फ्यूजन बन गया। अब ये दोस्तों मुझे आंसर याद था, किसका आंसर जो आएगा कि N स्क्वायर R आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो घट गया था, लेकिन फार्मूला जब, अब देखो मुझे ये चीज़ याद होने से सेट कर लिया, लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ा सा कम याद रहेगा, लेकिन आप एकदम डायरेक्टली फार्मूला सही से याद करो। जैसे मुझे थोड़ा गड़बड़ हो गया फार्मूला याद करने में, वो फार्मूला आपको सही याद होना चाहिए कि R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। इसमें दोस्तों उल्टा हो जाता है, यानी R1 अपान R2 इक्वल टू R2 अपान R1 की घाते 4 हो जाता है इसमें। और इसमें क्या जाता है, यही मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो अब क्लियर हो गया, A2 अपान A1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये दोस्तों मिला जुला के आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला नहीं याद रखोगे, एक टाइम के लिए स्किप कर दोगे चलेगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल दोस्तों आते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल और मैं लगवाऊंगा इसी बेस पर, ठीक ना। तो यहाँ पे फार्मूला है कि R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। R1 जगह पे R, L2 जगह पे सब कुछ सही है, बस यहाँ पे क्या बनाओ, L2 की जगह पे L1 कर दो और L2 जगह पे L1 अपान L2, ठीक ना। तो यहाँ भी चेंजिंग हो जाएगा, जब यहाँ पे चेंजिंग होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 की जगह पे L1 और L2 जगह पे NL1, L1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों R अपान R2 इक्वल टू 1 अपान N स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना, 1 अपान N स्क्वायर। तो यहाँ से R2, यहाँ से दोस्तों R2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको कि R2 इक्वल टू N स्क्वायर R। दोस्तों इसी चीज़ को बुक में क्या करता है, अलग फार्मूले वो चीज़ें लगा करके आयतन को दिखा करके, आयतन बराबर होते हैं उस तरीके से करता है। उस तरीके से करेंगे तो आपको लंबा लगेगा, आपको देख करके यही क्वेश्चन डर लगेगा, ठीक समझ रहे हैं ना। वो क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे किया हूँ सिर्फ कितनी लाइन में, ये फार्मूला है, फार्मूले जगह पे भाई ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन, ये केवल गिवन लिखा, बताओ 1 लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन में आंसर आ गया। उसमें दोस्तों कम से कम जाता है आधा पेज से ऊपर, आधा पेज से ऊपर, वहाँ पे आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे बस का लगता है नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे करे रहेंगे, ये फार्मूला याद करके करेंगे तो आपको एकदम इजी लगेगा, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आप याद रखेंगे, गिवन पहचान पा रहे होंगे। गिवन पहचानने के बाद जो जो कैसे गिवन है बस वही रख दीजिए, कुछ कटेगा बाकी अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ईजी है, हमने इस तरीके से किया तो इंपॉर्टेंट हो गया है। ये फार्मूला होता है, फार्मूला कैसे होता है ये जानने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला होता है। यहाँ पे ये जानिए केवल फार्मूला होता है। एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो ये नहीं दिखाएंगे कि फार्मूला कैसे होता है, फार्मूला कैसे आया है, ये अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है ना भैया। अब दोस्तों आ जाते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग लगा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। इरेज कर दे भाई सब, ये इरेज कर देते हैं और तीसरा क्वेश्चन अब लगाते हैं, ठीक ना। 2 क्वेश्चन तो हो गए भाई, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते भैया।
दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक बार क्वेश्चन को देख लो कि एक चालक में 6.4 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चालक में 6.4 एम्पीयर की वैद्युत धारा, तो आई दिया हुआ है, धारा कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, धारा कितना दिया हुआ है 6.4 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n लिखते हैं, स्मॉल n कितना दिया है 8 × 10⁻24 प्रति मीटर। दोस्तों जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि क्या होता है 8 मतलब ये प्रति मीटर क्यूब होता है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमने आपको नंबर याद कराया है 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर आया है। इसका मतलब है दोस्तों हमें ये n नहीं दे करके an दिया है। ये n तब होता जब यहाँ पे प्रति मीटर क्यूब आता, इसका मतलब ये n नहीं है, क्या है an है, यानी ऐसे an। अब एरिया वाला मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये मीटर तो मिल जाके हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, an दिया है। यही चीज़ में खास है केवल। तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। अनुगमन वेग दोस्तों आपको क्या निकालना है, Vd निकालना है। अनुगमन वेग आपको Vd निकालना है। दोस्तों अनुगमन वेग एक नंबर के डिफिनीशन में इंपॉर्टेंट है कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को अनुगमन वेग बोलते हैं। अनुगमन वेग का सिंबल Vd। अनुगमन वेग की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उसमी वेग कितना होता है 10⁵5 मीटर पर सेकेंड। ये दो नंबर, बाकी ये तीसरा नंबर, ये मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बढ़िया से याद कराया है ना। ये नहीं कह सकते कि सर आपने नहीं याद कराया है। इतनी बार बोल देता हूँ कि चीज़ें आपको याद रहे, एक नंबर में आए तो ये कभी मिस नहीं होगा। दोस्तों इतनी बार सुन रहे हो कि एक नंबर मिस हो ही नहीं सकता है। चलिए Vd निकालना है, और Vd का हमने दो फार्मूला सीखा है। देखो दो फार्मूला कैसे सीखा है, एक तो हमने Vd का फार्मूला सीखा है कि EV/ml × टाउ। अब बताओ कहीं ये फार्मूला लग सकता है क्या, नहीं। I दिया, इसमें I आया ही नहीं है। एक हमने फार्मूला I वाला सीखा था, I = NeAVD। अब यहाँ से Vd अगर करोगे, हम देखो यहाँ से I पता है, Na पता है, E पता है, Vd निकल जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे कि I = NeAVD। ये फार्मूले का डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन मैंने आपको कराया हुआ है, आपके डेरिवेशन मैंने कराया हुआ, जाके डेरिवेशन भैया देख लो अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों Vd = क्या हो जाएगा, Vd = हो जाएगा भैया अपना यहाँ पे I/NeA। तो Vd = I/NA × E कर दे रहा हूँ, ठीक है। Vd = I के प्लेस पर 6.4 बटे Na के प्लेस पर 8 × 10⁻24 और एक जगह पे 1.6 × 10⁻−19। और ये तो दोस्तों सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों में काम है, ये सॉल्व आप लोग करोगे। बाकी मेरा काम क्या था कि ये an कैसे है ये चीज़ें बताना, ये सब चीज़ें फार्मूले बार बार रिवीजन कराते रहना, ये सब बातें कराना, ताकि ये चीज़ आपके लिए। बाकी इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको खास खुद सॉल्व करिए, जब खुद सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा अरे यार मैं कैसे पावर गलत कर रहा हूँ, तब ये आपको आभास होगा, ठीक है। बाकी मैं आंसर जो लिखूंगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। दोस्तों इसका जो आंसर आएगा 5 × 10⁻−6, जो इसका आंसर आएगा Vd = 5 × 10⁻−6 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इसको भाई आप लोग करिएगा यहाँ से, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया भाई, और उम्मीद करता हूँ कि मज़ा भी आ गया होगा। 3 क्वेश्चन हो गया आज का। अब आगे आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो भाई अगला वाला क्वेश्चन इरेज कर दे, इसको इरेज करें, एकदम इरेज करते हैं भाई। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक ना, नहीं छोड़ देना, छोड़ोगे तो पीटेंगे हम, ऑनलाइन तुमको पीटेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि ऑनलाइन सर कैसे मार लेंगे, फोनों में से घुस के आके मारेंगे, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर आज का 4,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों आपके सामने है, क्या कह रहा है। 1 मीटर लंबी धात्वी छड़ के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यदि धातु की प्रतिरोधकता 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो तथा इसमें 5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब हो तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए और ई का मान दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन देख करके डर थोड़ा बहुत लगना स्वाभाविक है। ओ सबको डर लगता है भैया, ये कॉमन बीमारी है, सिर्फ आपको नहीं हो रही है, सबको बीमारी होती है। अब ये बीमारी का इलाज यही है, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार पढ़ लिए, 1 या 2 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन में गिवन जो भी हैं सबसे पहले एक साइड कर लो, मतलब लिख लो इसको, गिवन लिख लो। गिवन लिखने के बाद तब तुम्हें लगेगा ओ ये फार्मूला लगेगा क्या, कौन सा फार्मूला लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है, सामने मैं खड़ा हूँ, मैं आपको तलाश करवाऊंगा। देखो कैसे फार्मूले लगते हैं। जरूरी नहीं कि जो हमने थ्योरी पढ़ लिए हैं वैसे उठा करके न्यूमेरिकल आपको लग जाएंगे थ्योरी पे, ऐसे नहीं होंगे। अभी देख लो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, गिवन लिखोगे। आओ गिवन लिखते हैं मिल करके। क्वेश्चन में क्या है कि 1 मीटर लंबी एल दिया हुआ है, एल इक्वल टू कितना है 1 मीटर। 1 मीटर लंबी धात्वी छड़ के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर, पोटेंशियल दिया दोस्तों, पोटेंशियल वी कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल के बाद है यदि धातु की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता दोस्तों रो और रो कितना दिया है, रो इक्वल टू दिया है 50 × 10⁻⁸, 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ओम मीटर हो तथा इसमें 5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब हो तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। औसत अनुगमन वेग बोले तो Vd क्या होगा, ठीक ना। अब बताओ दोस्तों, अब आप चकरा जाओगे, क्यों चकरा जाओगे, क्योंकि आपने जो रो Vd का फार्मूला पढ़ा है, Vd इक्वल टू पढ़ा है आपने EV/ml × टाउ। अब आप कहोगे सर इसमें रो तो आया ही नहीं है, टाउ यहाँ पे है और इसमें है ही नहीं है, रो वाला हमने फार्मूला ही नहीं पढ़ा है। अब क्या करें, ऐसा समझ में आ रहा होगा, एकदम आना भी चाहिए भाई। अब दोस्तों हम लोग क्या करें, अपने को Vd निकालना है और रो अपने को पता है, और रो से शुरुआत करें क्या, क्योंकि रो का फार्मूला होता है, हम लोग दोस्तों जानते हैं रो बराबर होता है RA/L, होता है ना, रो बराबर होता है RA/L, और R का फार्मूला होता है ml/ne² A टाउ। R का फार्मूला ये याद होगा आपको, यही मैंने याद कराया आपको, केवल R का फार्मूला ml/ne² A टाउ इंटू A/L, L कट गया, A कट गया, तो रो इक्वल टू m/ne² टाउ। दोस्तों जो चीज़ें चाहिए अपने को वो चीज़ इस फार्मूले में आ नहीं रहा है, टाउ आ रहा फालतू का, टाउ को हटाओ। यहाँ से अगर टाउ इक्वल टू निकालोगे, अगर मैं यहाँ से टाउ की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख दूँ तो Vd के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा EV/ml × Vd, ये हो जाएगा ना। आओ यहाँ पे टाउ को रखते हैं, तो टाउ यहाँ पे रखेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा m/ne² और टाउ के प्लेस पर EV/ml Vd, तो ये चला जाएगा ऊपर। जब ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा, भाई तो लंबा दिख रहा है यार ये तो, सही कर रहे हैं ना हम लोग। रो इक्वल टू फार्मूला होता है RA/L ओम मीटर, रो इक्वल टू RA/L सही है, ए से एरिया, L ओम मीटर सही है, तो फार्मूला सही है। ml/ne² A टाउ, ml/ne² A टाउ सही है, A/L, L कट गया, A कट गया, m/ne² टाउ की जगह पर हमने क्या लिखा, EV/ml × Vd, ये भी सही है। टाउ इधर चला गया, Vd इधर आ गया, भैया सही है। लेकिन यार तो बड़ा कैलकुलेशन बड़ा टिपिकल लग रहा है, क्योंकि ये m ऊपर चला जाएगा, E 3 पावर हो जाएगा, वाह भाई ये तो बाकी अच्छा, V है, L है, नंबर तो सब मिल रहे हैं भाई, चलो देखते हैं थोड़ा। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा
एम एम, और ये क्या हो जाएगा कि ये एम ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा भाई, सही बात, ऊपर चला जाएगा। एम एल वी डी अपान एन ई स्क्वायर इंटू ई वी। यार बड़ा भयंकर लग रहा है यार ये। रो इक्वल टू एम स्क्वायर एल वी डी अपान एन ई क्यूब कैपिटल वी। अपने को वी डी चाहिए था भाई, सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन यार कैलकुलेशन बड़ा लंबा दिख रहा है यार। वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एन ई स्क्वायर कैपिटल वी अपान एम स्क्वायर एल। बड़ा खतरनाक है यार, बड़ा खतरनाक दिख रहा है। रो गिवन है, चलो भाई, एन गिवन है हो जाएगा, वी गिवन है हो जाएगा, एल गिवन है हो जाएगा। मास तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.19 इंटू 10⁻³ ले सकते हैं। बाकी दोस्तों कहीं गलती तो नहीं दिख रही है क्या? क्योंकि इतना लंबा ये भयंकर होना नहीं चाहिए। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों कैलकुलेशन में उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं, और यहाँ मेरा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। एक बार मैं देख ले रहा हूँ यार इसको। दोस्तों मैंने देखा सब कुछ सही है यार, ठीक ना, सब कुछ अगर इसमें सही है, बस हम अगर इसको और कोई भी फार्मूले से और ट्राई कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में यही फार्मूला आया और हम इसी से चल पड़े, और चल पड़ने के बाद चलेंगे ही। सब कुछ गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना वैल्यू सब रख करके, और सॉल्व करने के बाद वी डी की जो वैल्यू आई है वह कितना आया भाई, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड दोस्तों आंसर आया है। और एक बार देखिएगा क्या आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक ना। अगर दोस्तों नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 लगवाया हुआ है उसका आंसर सही नहीं आया है। तो हम जो न्यूमेरिकल की अगली वीडियो आने वाली है उस वीडियो में एक बार फिर से हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक ना। बाकी दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि सही जा रहे हैं, बाकी हो सकता है कि थ्योरी सब कुछ सही है, ठीक ना, थ्योरी से सब कुछ सही है। अरे थ्योरी बोल रहा हूँ, जो फार्मूला हमने बनाया है, फार्मूला की वी डी इक्वल टू इतना फार्मूला जो बना है वो फार्मूला सब कुछ सही दिख रहा है। एक बार वैल्यू को रखना, नहीं आएगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, तो अगली वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया है। जहाँ तक इसमें ज़्यादातर आपको ये करना है कि बस वैल्यू को रख करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख करके लगेगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 लाइन में, लेकिन टाइम टेकिंग लगेगा, मतलब कम से कम 5-6 मिनट आपका लेने वाला है, ठीक ना। अब 5-6 मिनट लेने वाला है। अब सोच रहे हो सर 5-6 मिनट तो हर क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों हर क्वेश्चन 5-6 मिनट ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन लगातार 5-6 मिनट लेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया है, देख लो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। और इसी टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, तो मैं इस टाइप का 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा, एक क्वेश्चन अभी मिल रहा है, ठीक ना, और दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जो मैं लगवा रहा हूँ, एक बेलनाकार तार को खींचकर, आज का ये 5वां क्वेश्चन, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों मान चलो कि ये बेलनाकार तार है, ऐसे अगर कोई तार, ये बेलनाकार तार है और इसकी लंबाई क्या है, अभी L है। अब इसकी लंबाई को खींच करके बढ़ा दिया गया है, ये देखो खींच करके बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है। अब इसकी लंबाई मान लो ये प्रारंभिक लंबाई है L1 और बाद की लंबाई है L2। जो L2 होगा वह L1 तो रहेगा ही, L1 में बढ़ा दिया गया है, प्लस कर दिया गया, कितना, L1 का 10%, L1 का 10%, तो 0 से कट जाएगा दोस्तों। तो ये L2 जो आ जाएगा L1 प्लस L1 अपान 10, 10 एक 10, 10 एक 11, 11 L1 बटे 10 इतना आ जाएगा, 11 L1 बटा 10 हो जाएगा L2। तो बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है, तो मान लो प्रारंभिक प्रतिरोध है R1 और बाद का प्रतिरोध क्या है, R2 है। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये लाइन फिर समझो। जो प्रारंभिक तार की जो लंबाई है L1 है, ठीक है, जो बाद की लंबाई जो L2 है, L2 क्या है, L1 में वृद्धि कर दिया गया, कितना वृद्धि कर दिया गया कि L1 का 10%, L1 का 10%, तो L2 इक्वल टू L1 प्लस L1 गुणे 10 बटे 100, 1 0 से कट गया, तो L2 इक्वल टू L1 प्लस L1 बटे 10,
10 के 10 की 11, 11 L1 बटे 10, ये हो गया। आपको L1 पता है, L2 पता है, R1 पता है, R2 पता है। जो अभी मैंने फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला बताया ना भैया अभी हमने। अब ये दोस्तों फार्मूला अगर है तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 की जगह यहाँ पे L1 और L2 की जगह यहाँ पे 11 L1 अपान 10 का होल स्क्वायर। L1 बेचारे गए, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आपको R2 चाहिए, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू दोस्तों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे, R2 इक्वल टू हो जाएगा 121 बटा 100, 121 बटा 100 R1, यानी R2 इक्वल टू हो जाएगा 1.21 R1। पहले तार कितना था R1, प्रतिरोध कितना था R1, अब कितना प्रतिरोध हो गया 1.21 R1। कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि पे ही निकालेंगे, तब जाके वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि, जैसे मान चलो कि आपके पास पहले 50 रुपए थे, अब 60 रुपए हो गए, कितना वृद्धि हुआ, तो 60 में से 50 घटा दो, तो पहले तार का प्रतिरोध R1 था, अब कितना हो गया 1.21 R1। तो क्या करो, R2 में से R1 घटा दो, तो वृद्धि इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू 1.21 है, R1 माइनस R1, इसको घटाओगे दोस्तों आपको मिल जाएगा 0.21 R1। इतना वृद्धि आ गया। वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणे 100, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणे 100। वृद्धि कितने का हुआ 0.21, प्रारंभिक मान क्या है R1, यहाँ भी R1 है, गुणे 100। दोस्तों ये R1 कैंसिल हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा ये 21, और वृद्धि प्रतिशत है तो यानी 21% आ गया। ये दोस्तों आपका आंसर है 21%। बताओ कितना इजी तरीके से लगा है दोस्तों। अगर वही आप जो है ना आयतन वाले तरीके से लगाओगे कि आयतन चेंज नहीं होता है, इसका आयतन करके करोगे, थोड़ा सा लाग आता है। ये फार्मूला अगर लगा देते हो, इससे बहुत ईजी हो जाता है, ठीक ना, इससे बहुत ईजी हो जाता है। बता दो कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से हमने लगा दिया है, ताकि एग्जाम में आए ना, अगर एग्जाम में ये आ भी जाए, अरे तो भैया कसम से बता रहे हैं ना, दौड़ा के करके आना, छोड़ के मत आना इसको, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो छोड़ के नहीं आना है। खास जो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आपको क्लास में, एकदम छोड़ के नहीं आना है। अगर तुम छोड़ के आ गए ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, घबरा जाओ मत। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसको एक बार बढ़िया से देख लो कि कहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्लास जो अगला क्वेश्चन पर बताने जा रहे हैं वो क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपके 12th में कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, तो मुझे लगा एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर बताएं, क्योंकि वो चीज़ें आप काफ़ी दिन से पढ़े हुए हैं तो भूल सकते हैं। तो उस टाइप का एक न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं, बाकी का न्यूमेरिकल अपने मन से और कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी एक न्यूमेरिकल से काफ़ी हद तक आपके चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है, और कैसे कैसे क्या है, उस वाले पे क्वेश्चन से एक और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब धाराएं कितनी होगी। ये दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है, यानी आज का ये छठा क्वेश्चन है। ये 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो मैं दो बल्ब बना दूं। बल्ब मुझे बनाना तो नहीं आता, लेकिन मान चलो कि ये बल्ब ऐसे बना सकते हो, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। पहला बल्ब और दोस्तों ये हो गया आपका दूसरा बल्ब, दो बल्ब हैं। और पहला जो बल्ब है 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, और दूसरा जो है वह है 100 वाट 220 वोल्ट। इतने के बल्ब हैं कि दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेन से संबंधित किए गए हैं। इनको जो संबंधित किया गया है वह कितने संबंधित किया गया है, 220 वोल्ट के मेन से, 220 वोल्ट के मेन से संबंधित कर दिया गया है, ठीक ना। तो उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। अब दोस्तों जो इसमें धाराएं जाएंगी दोनों में धारा समान होगी, यही ना।
इस वाले सेल से जो धारा निकलेगा वो धारा वही जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, मतलब दोनों में धाराएं समान होने वाली हैं। क्यों समान होने वाली हैं? क्योंकि दोनों बल्ब हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो धारा निकालने के लिए धारा I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R। तो V तो दोस्तों पता है 220 वोल्ट, लेकिन R नहीं पता है। अब R ये बल्ब दोनों श्रेणी क्रम में है, तो पहले इस वाले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो R1, फिर इस वाले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो R2, फिर R1 R2 को जोड़ दोगे, वही बन जाएगा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R। फिर वहाँ R रख करके वैल्यू को सॉल्व कर दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक ना। चलो, तो सबसे पहला अपना काम क्या है कि इस वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालना, फिर दूसरा काम इस वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालना, फिर दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में है, R1 प्लस R2 जोड़ देना, वही R हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कर दूँ, बाकी आप लोग कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए पावर का 3 फार्मूला होता है। पावर P इक्वल टू होता है VI इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपान R। ये पावर का, बस पावर के बारे में इतना ही फार्मूला याद करो। बाकी पावर का एक और यूनिट होता नहीं है, लोगों को लगता है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर मैक्सिमम लोगों को लगता है पावर का यूनिट है, एक नंबर में फंसा देता है। एक नंबर का दोस्तों ये क्वेश्चन है कि किलो वाट आवर किसका यूनिट है। तो किलो वाट आवर दोस्तों एनर्जी का यूनिट है, और अगर एनर्जी का यूनिट है तो कितने जूल होंगे, तो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। ठीक ना। ये बाकी हार्स पावर 1 HP कभी कभी पूछ लेता है, ये सबको पता होता है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। बस पावर में दोस्तों ये फार्मूला, बाकी इतनी बातें, और पावर में कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ, यहाँ से अपने को P पता है, V पता है, क्या चाहिए, I चाहिए, R चाहिए। P पता है, V पता है, P पता है और V पता है, R चाहिए। ये फार्मूला लगाओ। तो P इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे V स्क्वायर अपान R, तो R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। V की वैल्यू अपने को दिया 220 गुणे 220 बटे P कितना दिया है दोस्तों 60। इसको सॉल्व करोगे आपको R1 की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, आपको R2 जब सॉल्व करोगे आपको 220 गुणे 220 बटे 100 कर दोगे। यहाँ सॉल्व करोगे आपको R2 की वैल्यू आ जाएगी। R1 R2 को जोड़ दोगे आपको R आ जाएगा। जब R आ जाएगा तो करंट चाहिए। करंट के लिए I इक्वल टू फार्मूला होता है V अपान R। V की वैल्यू आपको पता है 220 और R के लिए आप जो वैल्यू यहाँ पे निकालोगे उस वैल्यू को रख दोगे। इस तरीके से आपको I मिल जाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में आगे कह रहा है, इसमें यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब धाराएं कितनी होंगी। जब दोस्तों यही दोनों बल्ब समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं, मान लो ये पहला बल्ब है ऐसे और ये आपका दूसरा बल्ब है ऐसे, इन दोनों को अगर समांतर क्रम में इस वाले बैटरी से जोड़ दिया जाए तो बताओ इसमें धाराएं कितनी कितनी होंगी। अगर दोस्तों दोनों बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका अगर ये 220 है, इस वाले का है 220, मतलब पूरे का 220 है, तो इसका भी 220, इसका भी 220। पोटेंशियल मिल गया, यानी पोटेंशियल क्या मिला, V मिल गया 220। V आपको कितना मिला, दोनों बल्ब का V कितना हो गया 220 वोल्ट हो गया। दोनों बल्ब का प्रतिरोध आपने R1 R2 निकाला हुआ है, R1 भी निकाला हुआ है, R2 निकाला, पहले बल्ब का प्रतिरोध दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाला हुआ है। I आपको चाहिए। अब I चाहने के लिए तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R1, तो V पता है, R1 से डिवाइड कर दो। I2 चाहिए तो I2 इक्वल टू V अपान R2, बस आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये काम आपको मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं काम इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब आप करोगे, जब आप पेन से लिखोगे तब वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ आपको ताकि ये चीज़ें आप लोग करो, वीडियो को रोक करके पहले इसको सॉल्व करके तब जा करके आगे वीडियो देखो। ये नहीं कि तुरंत स्किप करते हुए आगे चलें, ये गंदी बात है भैया। अगर दोस्तों ऐसे कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन में तो यही अंतर है भैया कि ऑनलाइन में क्या होता है, जिसे मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे केवल मैं बोल सकता हूँ ना, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर घूम घूम के देखता रहता है। नहीं करो मारा फट से एक, जब आपको पता रहता है कि हाँ नहीं करेंगे टीचर मार देगा एक, जब टीचर मार देगा तो आपको डर बना रहता है, उसी डर की वजह से आप करते रहते हो। तो वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार मैं सीख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मैंने कहा भैया करो और तुम कह रहे अरे छोड़ो यार, ये नहीं करना दोस्तों, आपको छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि हाँ आप ये करो, आप खुद करो, तो आप करिए। इसीलिए मैं क्वेश्चन अब क्या कर रहा हूँ कि जो आपको रिवीजन क्लास में मैं 100% सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम चीज़ों को आप खुद को ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठे, हाँ कैसे क्या होता है। बाकी कैलकुलेशन आप करिए, कैलकुलेशन आपको मदद करना है। ठीक है, चलो भाई। तो
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7वें पर। ठीक है, आज के क्वेश्चन नंबर 7वें पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां भैया क्या है आज का। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन नंबर जो 7वां जो आप पाओगे ना, अरे मुझे लग रहा है तुरंत उड़ा दोगे, तुरंत का तुरंत कर दोगे आप। आपको लगेगा कि भाई बहुत ईजी है। चलो भाई 3 क्वेश्चन दोस्तों और बचे हैं। 6 क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन नहीं 9 ही क्वेश्चन है। मुझे लगा 10-11 क्वेश्चन हो गए। चलो 9 क्वेश्चन है भाई, ठीक ना। 9 क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें से 6 हो गए हैं। 3 क्वेश्चन और लगवा देते हैं। बाकी तो क्वेश्चन देखो बहुत है। मैं नहीं चाहता कि आपको 1-1, 2-2, 3-3 घंटे ताकि ये मैं कहूँ कि आपको देखो धारा विद्युत को पढ़ने के लिए 4-5 घंटे पढ़ो, नहीं। धारा विद्युत को दोस्तों आप लोग 3-4 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे दे दो तो आपका काम हो जाएगा। जब भी वीडियो को देखा करो 1.5 में कर लिया करो, ये भी आपके लिए थोड़ा टाइम बच जाएगा। चलिए फिलहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बढ़िया से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना आपको मजबूत होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? 2019 का क्वेश्चन है, देख लो सामने लिखा 2019। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड, दोस्तों जब भी प्रति आ जाए, प्रति सेकंड में 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, और 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति, और आवृत्ति का सिंबल होता है n। समझ रहे हो ना भैया? देखो एक होता है आवृत्ति, एक होता है आवृत्ति, और एक होता है आवर्तकाल। एक होता है आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, उसको बोलते हैं आवृत्ति। और एक चक्कर को लगाने में लिया गया समय आवर्तकाल। फिर से एक बार, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, आवृत्ति। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, आवृत्ति। यानी 1 सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति, और एक चक्कर लगाने में लिया गया समय आवर्तकाल। एक चक्कर को लगाने में लिया गया समय, इसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो दोस्तों आवर्तकाल आवृत्ति एक दूसरे के उल्टा होते हैं। आवृत्ति का सिंबल होता है n, आवर्तकाल का सिंबल होता है t। तो फार्मूला होता है n = 1/t या फिर t = 1/n। ठीक ना, इतनी बातें आपको एकदम बेसिक बातें ही आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे आवृत्ति दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻15 चक्कर। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में इस क्वेश्चन के। मेरे नहीं भाई, मेरे बहुत बड़े बड़े महान बैठे हैं, ठीक ना। अभी मैं तो सीख रहा हूँ, समझो पढ़ाना। आगे, वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? वृत्तीय पथ में धारा का मान दोस्तों आई आपसे पूछ रहा है। अब आप तो कंफ्यूज हो गए होगे, और ये सर ये क्या कर रहा है, केवल n दिया है, धारा पूछ रहा है, अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ मैं, मन में आ रहा है ना। इसीलिए तो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि जहाँ पे आप ये सोचो, रे सर क्या करूँ मैं अब यहाँ पे, अब मेरा तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है करंट का, और करंट का एकदम बेसिक फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि I = Q/T। अब आप कहोगे सर ये, मैं पूछूँ अगर आपसे ये याद है ना, अगर ये सर ये तो एकदम बढ़िया से याद है, इसमें कोनो दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ, अब यहाँ पे बार बार इलेक्ट्रॉन लिखा है कि नहीं? देखो क्वेश्चन में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो क्योंकि जगह आप क्या लिखेंगे? ई। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार कक्षा लिखा भी है, तो स्मॉल टी बन जाएगा कैपिटल टी। अभी मैंने बताया कि t = 1/n लिख सकते हो, या फिर n = 1/t लिख सकते हो। अब बताओ 1/t को क्या लिखेंगे? n। 1/t को क्या लिखेंगे? n। तो I = क्या हो जाएगा? ne। अब ये मत सोच लेना Q = होता है ne, वही वाला फार्मूला लगा है ना, ना ये फार्मूला नहीं है, दूसरा वाला फार्मूला ये। तो I = दोस्तों n की वैल्यू पता है 6 × 10⁻15, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। भैया गुणा करके आंसर बता दो, खट से बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप देना आंसर को, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में आंसर को छापना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया भैया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह यानी अनुगमन वेग, देखो देखो अपवाह ब्रैकेट में लिखा है, अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर/सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे? धारा घनत्व पूछ रहा है।
आओ सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कितना गिवन है 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd कितना दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन वाला कितना चलाकी कर दिया है। क्वेश्चन दोस्तों इजी है लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड लगा दिया है। कितने लोग उसको ध्यान ही नहीं देंगे और उसको लेकर के सॉल्व कर देंगे और एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा, कहेगा ओह सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में छोड़े हो, मीटर नहीं बनाए, लो अच्छा ऐसे कर देगा आपको। तो आपको यह ध्यान देना है दोस्तों, अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में होना चाहिए। मीटर बनाओ इसको, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है, तार में धारा घनत्व बोले तो जे आपको निकालना है। अब दोस्तों मैंने धारा घनत्व का स्पेशली केवल डिफिनीशन को छोड़ करके कोई फार्मूला बताया है? नहीं ना, एकदम सही बोलना, नहीं बताया है। धारा घनत्व के विषय में मैंने केवल इस धारा घनत्व की डिफिनीशन को याद करने का फार्मूला बताया है। वो फार्मूला क्या बताया है, मैंने आपको सिखाया कि धारा घनत्व का सिंबल होता है जे और जे इक्वल टू होता है I/A, यही होता है ना, बस यही याद कराया है मैंने। लेकिन ये I का फार्मूला जरूर याद कराया है। I का फार्मूला मैंने क्या याद कराया है कि I इक्वल टू होता है मेरे भैया NEAVD। I इक्वल टू क्या होता है NEAVD, रखो ये वैल्यू। तो J इक्वल टू I के प्लेस पर NEAVD/A, A चला गया तो J इक्वल टू क्या मिला NEVD। अब बताओ N पता है, यस पता है, E तो पता है आपको, VD अरे लो भाई गजब दोस्तों, कमाल हो गया ये। N की जगह पे 2 × 10⁻28 और E के प्लेस पर 1.6 × 10⁻−19 और VD के प्लेस पर 10⁻−2। ठीक है, बस मुस्कुराते हुए रख के सॉल्व कर दो और आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दो। आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दो मुस्कुराते हुए सॉल्व करके। चलो भाई हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। अब बताओ दोस्तों, जो मैंने अभी लिया था क्वेश्चन जिसमें नंबर में नहीं था लेकिन यहाँ पे नंबर में है, वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा हिंट मेरी तरफ से क्या है भाई, क्वेश्चन आपका यहाँ पे लग गया होगा तो मैं थोड़ा सा जगह बना ही लूँ, ठीक ना, क्योंकि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा पता चला कि भाई क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ और क्वेश्चन तो हटाना पड़ता है, वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दूँ, बाकी सॉल्व आप लोग करोगे इसको, ठीक ना, सॉल्व आप लोग करोगे, बाकी मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूँ तब। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, जो तार है दोस्तों ये कितना है 20 सेंटीमीटर लंबा है। ये तार कितना है L1 कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई। लंबाई बढ़ा दी गई, कितना बढ़ा दी गई 25% बढ़ा दी गई। जो L2 होगा 20 तो पहले से है, बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ाया गया 20 का 25%। अब देखो कितना हो जाएगा L2 इक्वल टू 20 तो है ही है, 20 का 25%, 25/100, 25 के 25 चौका 100, 4 के 4, 4 पंचे 20, यानी 20 और 5 25। सीधा नहीं बोला कि पहले तार था 20 सेंटीमीटर का, उसको खींच करके अब बना दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं बोला। क्या बोला कि आपको 25% खींच दिया गया, 25% वृद्धि कर दी गई है, ऐसे कहा है। 25 सेंटीमीटर आ गया। इस समय जो तार है उसका प्रतिरोध है R1 और इस समय तार का प्रतिरोध है R2। तो फार्मूला हमने क्या सिखाया आपको कि R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 इक्वल टू L1 के प्लेस पर क्या रखोगे, बोलो 20, L2 के प्लेस पर 25 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 इक्वल टू काट दो भैया, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 4/5 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 इक्वल टू 16/25। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों
25/16 R1। ठीक है, ये इतना वृद्धि मतलब ये नया प्रतिरोध आया और ये है प्रारंभिक प्रतिरोध। वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है भैया। तो वृद्धि कितना हो जाएगा 25/16 R1 ज़्यादा में से, यानी एक लाइन में और लिख दूँ R2 - R1 लिख दूँ पहले, R2 - R1। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करें कि R2 - R1। तो R2 की वैल्यू क्या है, R2 वैल्यू दोस्तों 25/16 R1 माइनस R1। ये हो जाएगा 25 से 16, 25 में से 16 गया 9 ना, 9R1, 9R1/16, ठीक ना, 9R1/16 हो गया। ठीक है, वृद्धि हो गया। अपने क्या चाहिए, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत। अब तो आप लोग कर लोगे ना, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणे 100, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणे 100 करोगे दोस्तों, वहाँ सॉल्व कर दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की शानदार क्लास में हम सभी लोगों ने 9 न्यूमेरिकल किए हैं और 9 न्यूमेरिकल दोस्तों कम ही हैं, इतना जान लो, 9 न्यूमेरिकल कम ही हैं। और न्यूमेरिकल तो मांगते थे लेकिन हमने नहीं कराया है, कोई बात नहीं, लेकिन 9 न्यूमेरिकल को दोस्तों और मत कम कर देना। ये मैं देखता हूँ ना कितने लोग क्या करते हैं ना कि जो मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ कहते हैं सर आप तो कह रहे थे कि न्यूमेरिकल के हम लोग क्या करेंगे, 2 चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बनाएंगे और उसमें भी आप क्या कर रहे हैं कि एक चैप्टर में 2 वीडियो बनाने लगे। तो ये तो सर महंगा पड़ रहा है, हम तो न्यूमेरिकल तो और डर लगता था और न्यूमेरिकल ज़्यादा बता रहे हैं। भैया देखो बात ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल कम बताने को सोचा था लेकिन ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भी तो वादा किया है कि हम 70 में आपको 60+ दिलाएंगे। अब बताओ 60+ दिलाने का वादा कर लें और हमारे केवल 3-4 न्यूमेरिकल बता दें और कहते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यही करके जाओ एग्जाम में तहलका मचा दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे। भैया फालतू का हो जाएगा ना, वो फालतू का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम फालतू का हो जाएगा। केवल 3 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल करके आप एग्जाम में बैठने जाओगे। आप ईमानदारी से बता दो कि क्या आपके लिए सही रहेगा केवल एक चैप्टर के 3-4 न्यूमेरिकल लगा लो। दोस्तों क्लास 12th सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके बाकी मैं सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में ये नहीं कह सकता, कोई भी टीचर भी नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चंस आएगा या ये 3-4 गेस क्वेश्चन देते कहते उसी में से आएगा। इसीलिए दोस्तों मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम के बाद जब पेपर दे के आओ मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छी अच्छी मुझे गाली दो, ये मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता दोस्तों आपके साथ ईमानदारी से काम करूं कि आपको ये दिखाऊं कि हाँ भाई देखो मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है वो तभी मैं इतना बार बार बोलता रहता हूँ भाई देखो मैंने क्वेश्चन कम ही सिलेक्ट किया है और क्वेश्चन मुझे लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतना क्वेश्चन लगाने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है ज़रूर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लगाओ, PYQ जरूर लगाओ, लेकिन अगर उतना नहीं कर पा रहे हो तो इतना ज़रूर करो। अब इसमें से केवल 3-4 क्वेश्चन लगा के और कहो कि विजय सर ने कहा था कि इतने क्वेश्चन लगा लो ये कर दोगे ये कर दोगे, नहीं भैया। हम जानते हैं ना कि इंटर की ताकत, इसकी ताकत दोस्तों कुछ और है। आप PYQ उठा के देखो ना, आप जिसे एक पूरा पेपर जो हुआ है उसको उठा के देखो तब आपको लगेगा कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। अभी ऐसा लगेगा कि अभी हम फेल हो रहे हैं। अभी जैसे मैंने इसलिए करा, मैं चाहता था कि डायरेक्ट पेपर ही सॉल्व करा था, नहीं मैंने इसलिए सोचा कि एक बार मैं चैप्टर वाइज आपको पहले रिवीजन करा दूँ। चैप्टर वाइज रिवीजन मेरा कोशिश करूँगा कि मैं 20 जनवरी से पहले या 20 जनवरी के बाद यानी पूरी जनवरी तक के अंदर ख़त्म कर दूँ, या जो भी बचेगा वो चलता रहेगा। बाकी ये अच्छे से मैं पीछे से क्या करूं कि आपका एक पेपर जो 3 घंटे का पेपर हुआ है उसको ला करके मैं आपको सॉल्व कराऊं। यानी 3 घंटे के पेपर में देखो अब हमारा कितना मिल रहा है। जब ये तभी हो पाएगा जब हम लोग दोस्तों पूरा चैप्टर, जिसे हमने हमारे 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर को जब हम लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी हो पाएगा ना। और 14 चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे और पता चला PYQ उठाने लगे, यानी पता चला 2023 का पेपर उठा लो, 2022 का पेपर उठा सकते हैं, लेकिन अभी उठा लोगे या उठाना भी उठाया करो, लेकिन अभी उठाते हो कि क्या लगता होगा अरे यार ये तो कुछ पढ़ ही नहीं है। लेकिन अब जो चैप्टर पढ़ ले रहे हो, जैसे 3 चैप्टर हो जाएगा, तब अब चौथा चैप्टर 5वां चैप्टर से जब पढ़ लोगे तो देखोगे काफ़ी चीज़ें अब आपको आने लगी, तब आपका हौसला बढ़ेगा, तब आपके अंदर जो जुनून होगा वो जुनून और बढ़ेगा। अभी दोस्तों इतना करो कि बस चैप्टर वाइज जितना रिवीजन कराया जा रहा है रिवीजन करते चलो। हाँ ऐसा कोशिश करो कि रिवीजन करें कि इनको जितना पढ़ा दिया गया है उन पे ये ना रहे अरे यार फिर से वीडियो देखनी है, ये दोस्तों ना रहे। एक बार वीडियो देख करके एक बार बढ़िया तरीके से लिख करके उसी को लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस करो। लिख करके जब भी दोस्तों प्रैक्टिस करो लिख करके प्रैक्टिस करो, बिना लिखे नहीं। हम लोग करते क्या है, ठंडी बढ़ रही है, हम लोग रजाई में घुस जाते हैं। रजाई में दोस्तों मैं देखता हूँ कितने लोग कमाल किए ना, क्या करते हैं रजाई को ओढ़ लेते हैं, ओढ़ने के बाद अंदर जो है ऐसे देख के पढ़ रहे हैं। अरे भैया बताओ ये कौन सी पढ़ाई है यार,
आप बढ़िया से क्या करो कि जूते मोजे पहन करके, या जूते नहीं पहन सकते तो मोजे ज़रूर पहन करके, और कोशिश करो कि चेयर पे बैठ करके पढ़ें। अगर चेयर नहीं है तो जो खटिया उटिया बैठ करके पढ़ें, ओढ़ के नहीं। उस समय अगर आपको ओढ़ना है तो केवल एक हल्का सा चादर ले करके ओढ़ के बैठो। ये नहीं रजाई कंबल ओढ़ करके एकदम पूरा ऐसे बैठे। रजाई कंबल जब भी दोस्तों ओढ़ के ऐसे बैठ के पढ़ेंगे, उसमें नींद जो है आपकी बहुत तेज आएगी। आपको थोड़ा सा ठंडी, मतलब हम कह रहे हैं स्वेटर बढ़िया से पहन लो, कोट पहन लो, तब जाके पैर को ढकने के लिए केवल साल और ऊपर से ओढ़ लो, केवल चादर ओढ़ लो, तब बैठ के पढ़ो। कि बैठ के पढ़ो, और बैठ करके पढ़ो, और लिख करके पढ़ो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें आपको लिख के करना है। बायो है, बायो में फिगर बना के करना है। अब ये नहीं केवल पढ़ते गए फिगर नहीं, फिगर का प्रैक्टिस करते रहो, फिगर ही आपको नंबर दिलाएंगे। मैथ में आपको कैलकुलेशन, भाई मैथ ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना लिख कर करोगे उतने करोगे। केमिस्ट्री में रिएक्शन लिख कर के प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें डेरिवेशन है, डेरिवेशन देखो कितने से डेरिवेशन है जिसको आपको लिख कर के प्रैक्टिस करना है। आपको ये न्यूमेरिकल भैया तो लिख के करना ही है। डिफिनीशन थोड़ा एक बार मान लेता हूँ, लेकिन डिफिनीशन कहाँ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आती है। 3 चैप्टर का डेरिवेशन खत्म हो गया है, बताओ हमने बहुत ज़्यादा उस पर डिफिनीशन पे फोकस किया? एकदम नहीं। जितना दोस्तों आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे वही आपको कुछ अलग बनाएगा। ठीक है, टाइम बहुत गोल्डन है, एकदम ये सुनहरा समय है, और यही समय आपका सोने का भी है। मतलब इस समय सोने का भी आनंद अलग है, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ने का भी आनंद अलग है। तो आपके ऊपर डिसाइड करता है, या आप इसको सोना बना लेते हो, या इसी को आप सो करके कोयला बना लेते हो। ठीक है, तो कोशिश करिए दोस्तों। आपका इस समय हमें लगता है कि इस ठंडी की वजह से स्कूल भी बंद होगा, तो अगर आपके पास स्कूल बंद होगा तो आप इस समय क्या करिए ना, 9-9, 10-10 घंटे तक पढ़ लीजिए। जब आप स्कूल में जाते थे 5-6 घंटे पढ़ते थे, नीचे पढ़ते थे। अभी आपको मैं कहूँगा 9-10 घंटे, तो आपको कहोगे सर ऐसे कैसे 9-10 घंटे पढ़ सकते हैं। स्कूल में 5-6 घंटे पढ़ते थे कि नहीं, 5 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे स्कूल चलता है ना, वहाँ से आने के बाद 2-3 घंटे घर में पढ़ते हो ना, तब जाके कवर होता है कि नहीं होता है। यानी दोस्तों जब आपका एग्जाम नहीं था तब भी आप 8 घंटे 7 घंटे पढ़ते थे। तो इस समय आपका एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर लेके नहीं, उसको पढ़ोगे उतना प्रेशर रिलीज होगा। जितना देर तक पढ़ोगे उतना आपको लगेगा हाँ रिलैक्स महसूस होगा। नहीं पढ़ोगे प्रेशर रहेगा। हम दोस्तों एग्जाम के टाइम जब नहीं पढ़ते ना, तब बौखलाते हैं, तब आपको लगता है अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आप पढ़ते हो उस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप पढ़िए और लिख करके प्रैक्टिस करिए, यही आपके लिए सबसे बेस्ट सक्सेस होने का सबसे बेस्ट इलाज है। एक चीज़ और दोस्तों, हम लोग जब वीडियो देखते हैं किसी एक यूट्यूबर का, चाहे किसी एक टीचर का, अगर दोस्तों आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो तो बस एक को फॉलो करो। अगर उस चीज़ उस टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, बढ़िया तरीके से सब कुछ आ रहा है, अब ये नहीं कि आप एक की वीडियो देख रहे हो, दूसरे का थंबनेल नीचे आ गया, उसका भयंकर थंबनेल बनाया है, कुछ किया है, उसके देखने लगे। दोस्तों वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो जाओगे क्योंकि देखो हर एक चीज़ बताने का हर टीचर का अपना अलग अलग तरीका होता है। हर टीचर सही बताता है, लेकिन अगर मान के लोग कुछ किसी का और देखे, आके मेरा देख रहे हो, मैं अपने तरीके बता रहा हूँ, टीचर अपने तरीके बताया, चीज़ें वही, लेकिन सबका तरीका अलग अलग, आप पागल होना शुरू कर दिए। अगर आप उसका देख रहे हो, उसी का देखो, मेरा देख रहे हो, मेरा ही देखो, और A to Z देखो, ये करो। कई टीचर का यूट्यूब पे क्या भरमार पड़ी है, आपको सोचना पड़ता है, ऐसे लगता है यार इनका देख ले, उनका देख ले, उनका देख ले, मन मिलाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। किसी एक को पकड़ो और उसी का पकड़ते रह जाओ। 4 टीचर से पढ़ोगे 4 तरीके से। अभी से मैंने I=NEAVD निकाला, हो सकता है कोई अलग तरीके से निकाला हो, सबका अलग अलग तरीका होता है निकालने का। लेकिन आपको क्या कर, जब एक लोग के फॉलो करोगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं महसूस होगा। अब पता चला कि कोचिंग किसी और से कर रहे हो, यूट्यूब वीडियो किसी और की देख रहे हो, स्कूल में कोई और टीचर पढ़ा रहा है, घर पे एक ट्यूशन लगवा के अलग से बैठे हो, बताओ चर्चा जगह से पढ़े और तुम खुद अपने से नहीं पढ़ रहे हो। दोस्तों ये एकदम बहुत ख़राब चीज़ है। आप एक का फॉलो करो। अगर कोचिंग पढ़ रहे हो तो कोचिंग में जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वही यूट्यूब पे आपको देखो। अगर कोचिंग वाला नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे समझ में आ रहा है, यूट्यूब वाला देखो, लेकिन एक का, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में दोस्तों हम लोग इसके लेकर आते हैं पार्ट 2 वीडियो, यानी इस चैप्टर का धारा विद्युत का। और धारा विद्युत के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग किरचॉफ के लॉ पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में निपटा दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार वो चीज़ नहीं हो पाएगा जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ, वो जल्दीबाजी होगा, और जल्दीबाजी वाला काम मैं चाह नहीं रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि किरचॉफ के नियम पे कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन लगवाऊँ जो फिगर वाले, सर्किट वाले हैं, और कुछ अदर क्वेश्चन मिला जुला के। दोस्तों अगले वाले क्लास में आपको 9-10 से क्वेश्चन रखेंगे, 9 से 10 क्वेश्चन, ताकि 9-10 क्वेश्चन बढ़िया से लगा लो सर्किट वाले मिला जुला करके, तो आपको लगेगा भैया हाँ मज़ा आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, सबको अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।